हो गया, सही है, ठीक है, थैंक यू। कंपाउंड पढ़ना है आज। चलें जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेडिंग डालें और स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टॉपिक। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। लिख लेंगे खुद। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द microorganism or unicellular organisms. The optical instrument which is used to see the optical instrument which is used to see the unicellular organisms या microorganisms। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं वो आपको मुझसे ज़्यादा पता होंगे यकीनन। मुझे तो नाम याद है, आप लोग उसको पढ़ते हैं। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ब्ला ब्ला, पता नहीं और क्या क्या होते हैं, आप लोगों सबको नाम याद होंगे। यूज टू सी द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लिख दें, फिर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लिख दें। सिर्फ स्मॉलर ऑब्जेक्ट लिखना बेहतर नहीं होगा, छोटे, काफी छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज होता है। हाँ, नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। हाँ सही है, बिल्कुल सही है जी। जी ये डेफिनेशन इनफ है। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिख दें, ये भी बहुत है। चलें जी, आइए कंस्ट्रक्शन सुनिए। एस्ट्रोनॉमिकल और कंपाउंड ऑलमोस्ट एक ही जैसी कंस्ट्रक्शन है। वहां पर भी दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते थे, यहां पर भी दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। दो कॉन्वेक्स लेंसेज पे कंसिस्ट करता है। एस्ट्रोनॉमिकल में भी दो थे, कंपाउंड में भी दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। पहला लेंस वही ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट को फेस करता है। दूसरा लेंस आईपीस जिससे हम देख रहे होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल में भी हमने यही पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आईपीस होता है। और ऑब्जेक्टिव लेंस हमने उसको कहा था कि वो लेंस जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को फेस करता है उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और जिससे हम देख रहे होते हैं उस लेंस को हम आईपीस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि वो लेंस जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को फेस कर रहा होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और वो लेंस जिससे हम देख रहे होते हैं वो कहलाता है आईपीस। फर्क क्या है? बस अपर्चर और फोकल लेंथ का। हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव वो लेंस होता है जिसका अपर्चर और फोकल लेंथ ज्यादा होती है, जबकि यहां पर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव वो लेंस होता है जिसका अपर्चर और फोकल लेंथ स्मॉल होती है, और आईपीस वो लेंस होता है जिसका अपर्चर और फोकल लेंथ लार्ज होती है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोनों में, एस्ट्रोनॉमिकल और कंपाउंड की कंस्ट्रक्शन के अंदर। एस्ट्रोनॉमिकल और कंपाउंड की कंस्ट्रक्शन में माइनर सा डिफरेंस है। दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव जिसका अपर्चर फोकल लेंथ कम होती है, और आईपीस जिसका अपर्चर और फोकल लेंथ ज्यादा होता है। बेटा इस चैप्टर में मिरर का कोई तस्करा नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल एक आध मिरर के जरूर हैं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ लेंसेज के लिहाज से बात है। फर्स्ट ईयर में मिरर का कोई तस्करा ही नहीं है। हाँ, मैं आपको जरूर बता दूंगा कि कॉन्वेक्स लेंस सिमिलर टू कॉनकेव मिरर होता है, और कॉनकेव लेंस सिमिलर टू कॉन्वेक्स मिरर होता है। बस इतनी सी बात को याद रख लीजिएगा। यानी कि जो प्रॉपर्टीज आपके यहाँ कॉन्वेक्स लेंस की होती हैं वही कॉनकेव मिरर की होती हैं।
यानी कि जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखें उसी पोजीशन पे इमेज बन रहा होता है, जहां जहां हमने कॉन्वेक्स में पढ़ा। नेचर भी वही होता है। और कॉनकेव लेंस जो होता है वो सिमिलर टू कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेते हैं कॉनकेव लेंस की, तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर की भी हम नेगेटिव लेते हैं। बाकी वही, वो भी वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है। जी मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन है, लेकिन हमारे चैप्टर नंबर 10 में मिरर का कोई तस्करा नहीं है, सही है ना। तो अभी तक मिरर का कोई सवाल मुझे नज़र तो नहीं आया, लेकिन फिर भी हमारे पास वर्कशीट के अंदर हैं सवाल, तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि कॉन्वेक्स लेंस सिमिलर टू कॉनकेव मिरर होता है और कॉनकेव लेंस सिमिलर टू कॉन्वेक्स मिरर होता है, मिरर में उल्टा होता है, बस इतना याद रख लीजिएगा जी। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई क्या, ऑब्जेक्टिव जिसका अपर्चर फोकल लेंथ स्मॉल होती है और आईपीस फुल लेंस होता है जिसका अपर्चर फोकल लेंथ लार्ज होती है। चलिए आइए अब समझते हैं इसकी वर्किंग को। इसकी वर्किंग समझने से पहले एक सेंटेंस लिखवा रहा हूं, सेंटेंस को नोट करिए। अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया तो आपको इसकी पूरी की पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी। लिखिए जरा, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप eyepiece is used as a magnifying glass. In compound microscope, eyepiece is used as a magnifying glass. In compound microscope, eyepiece is used as a magnifying glass. अगर आपको ये जुमला समझ में आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरी की पूरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वर्किंग समझ में आ गई। चलें जी, देखें बोर्ड पर। मैंने जो ये जुमला लिखवाया है इसको ध्यान में रखिएगा, अभी पूरी वर्किंग समझते हैं। पहला लेंस कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, जिसकी फोकल लेंथ सपोज क्या है, एफओ के बराबर। एक ऑब्जेक्ट, सपोज ए भी एक ऑब्जेक्ट है, कहां प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को, एफ और 2एफ के दरमियान प्लेस करते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं, एफ और 2एफ के दरमियान प्लेस करते हैं, लेकिन वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस। जो बात कह रहा हूं उसको लिखते भी जाइएगा। ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं हम, एफ और 2एफ के दरमियान प्लेस करते हैं, लेकिन कहां प्लेस करते हैं, वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस। अब इसकी वजह क्या है वो आगे समझ में आएगी डेरिवेशन में। फिर एफ और 2एफ के दरमियान प्लेस करते हैं लेकिन वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट से लाइट रेज ऑब्जेक्टिव से जाके टकराई, ऑब्जेक्टिव से रिफ्रैक्शन हुई, ऑब्जेक्टिव ने रिफ्रैक्शन करके इमेज बना दिया सपोज ए डैश बी डैश पोजीशन पे। जब बिटवीन एफ एंड 2एफ ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड 2एफ बनेगा डेफिनेटली, सही है ना। तो डेफिनेटली जब बियॉन्ड 2एफ बनेगा तो बियॉन्ड 2एफ इमेज जो है वो आपको पता है क्या होता है, मैग्नीफाइड इमेज होता है। अब मुझे ये बात बताइए, वो जो सेंटेंस मैंने आपको लिखवाया है, क्या लिखवाया था, वो मैंने सेंटेंस आपको क्या लिखवाया, आईपीस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या मतलब हुआ, कॉन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास कब बिहेव करता है, जरा मुझे जल्दी से ये बताइए। जब ऑब्जेक्ट कहां प्लेस हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सिंपल सी बात। अगर आईपीस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव कर रहा है तो आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्टिव का इमेज है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और वो इमेज जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर रहा है वो आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर फॉर्म करेगा। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव इमेज आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर प्लेस करेगा तो आईपीस के लिए
ऑब्जेक्टिव का इमेज एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा और ऑब्जेक्ट आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर होगा, और जब ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस होता है तो वो बिहेव करता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास और उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना देता है सेम साइड पर। मेरे ख्याल से अगर आपको वो जुमला क्लियर है तो आपको पूरी वर्किंग समझ में आ गई होगी। आया कुछ समझ? नहीं आई? अभी समझ लेते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग की क्लास याद है तो आपको समझ में आएगी ये बात, और अगर आपको स्टार्टिंग की क्लास नहीं याद तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये रहा हमारे पास आई पीस जिसका अपर्चर फोकल लेंथ ज्यादा, सपोज कि इसकी फोकल लेंथ को हम एफ कंसिडर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का बनाया हुआ इमेज, ऑब्जेक्टिव के सामने हमने ए बी पोजीशन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, कहां? क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्टिव से रिफ्रैक्शन हुई, रिफ्रैक्शन होने के बाद ऑब्जेक्टिव ने इमेज बना दिया उसका ए डैश बी डैश के ऊपर। ऑब्जेक्टिव का इमेज आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा, ऑब्जेक्टिव का बनाया हुआ इमेज आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। सही है? मैंने सेंटेंस क्या लिखवाया? आईपीस जो है वो एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव करता है। तो ये एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास कब बिहेव करेगा? कब बिहेव करेगा? जब ऑब्जेक्टिव का इमेज जो कि आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट है, तो ये आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर बनेगा। जब ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव का इमेज आईपीस की फोकल लेंथ के अंदर बनेगा तो ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ आ जाए कॉन्वेक्स लेंस के, तो कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करता है एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करने की वजह से फिर वो उसका इमेज बना देता है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो कैसा इमेज होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होता है। अब तो समझ में आ गई बात या अभी भी समझ में नहीं आई? बेटा जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो ये तो हमने एस्ट्रोनॉमिकल में पढ़ा था, जब इंफिनिटी पे होता है तो फोकस पे इमेज बनाता है। अब क्लियर हो गया बच्चों? सही। तो अब वो सेंटेंस क्लियर हुआ। आईपीस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आईपीस यहां पे एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है। और आईपीस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास कब बिहेव करता है? जब ऑब्जेक्ट उसकी फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। तो ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाता है वो वेरी क्लोज टू द आईपीस बनाता है या विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस बनाता है। तो वेरी क्लोज टू द आईपीस या विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस जब ये इमेज बनेगा तो आईपीस के लिए ये एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा और वो इसकी फोकल लेंथ के अंदर होगा। और जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर हो तो लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास बिहेव करता है और उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना देता है। सही। तो अब तो वर्किंग क्लियर है। जी बेटा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यही होगा 2529। चलें जी क्लियर हो गया। अब जरा बोर्ड पर देखिएगा, मैं कुछ रिप्रेजेंटेशंस मतलब जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, गौर से देखिएगा, समझ में आनी चाहिए ये बात। ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा जिसको पीओ से डिनोट कर रहा हूं। सही है? ऑब्जेक्ट से लेंस तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको मैंने पीओ से डिनोट करा, वरना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम पी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया पीओ। आगे सुने, ये इमेज किसने बनाया था? ऑब्जेक्टिव ने। तो लेंस से इमेज तक का फासला इमेज डिस्टेंस हो गया, लेकिन ये इमेज डिस्टेंस किससे है? ऑब्जेक्टिव से। तो इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? QO से, यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ये इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाया था लिहाजा ये हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। आईपीस के लिए ये एज अ ऑब्जेक्ट है
तो ऑब्जेक्ट से लेंस तक का फासला होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इसको मैं डिनोट कर रहा हूं पीई से, क्योंकि आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया पीई। क्या यहां तक बात समझ में आई? तीनों रिप्रेजेंटेशन क्लियर हैं? सही है, ये तीनों रिप्रेजेंटेशंस क्लियर हैं डिस्टेंस की। पहले ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस लिया ऑब्जेक्टिव से, तो पीओ डिनोट करा, सही है। और ऑब्जेक्टिव ने ये इमेज बनाया ए डैश बी डैश, तो ये इमेज डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव क्यू ओ। इमेज डिस्टेंस ओ क्या डिनोट कर रहा है? ऑब्जेक्टिव से। आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से लेंस तक का फासला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी से डिनोट करते हैं। मैंने पीई क्यों लिखा? क्योंकि आईपीस से ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सही है। अब आगे सुनिए, तो आपको क्लियरली ये बात नजर आ रही है क्या? अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज लिखना चाहूं, अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज लिखना चाहूं, जो कि कैपिटल एल से डिनोट होगा, वो बराबर हो जाएगा क्यूओ प्लस पीई के। किसके बराबर हो जाएगा? क्यूओ प्लस पीई के। तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, क्यूओ प्लस पीई। यहां तक भी बात समझ में आ गई होगी। और आखिरी चीज क्या, ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज बना है, ए डबल डैश बी डबल डैश जो फाइनल इमेज बना है, जो कि आईपीस ने बनाया है, तो फाइनल इमेज से लेकर आईपीस तक का फासला इमेज डिस्टेंस क्यू ई से डिनोट करते हैं। क्यू ई क्या डिनोट कर रहा है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस। क्या यहां तक बात क्लियर है? क्या यहां तक तमाम बातें क्लियर हैं बच्चों? जल्दी से प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, इसका ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैंने अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस करी हैं। बेटा आप रीज्वाइन करें, अगर आपको बोर्ड पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप रीज्वाइन कर लें। अगर मेरी आवाज भी सही नहीं आ रही तो सबको क्लियर आ रही है बेटा, बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आप रीज्वाइन कर लें, क्लियर हो जाएगा। क्यूई कैसे? बेटा ये इमेज किसने बनाया था? मैं एक बात को 3 दफा रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद लिख रहा हूं। ये इमेज किसने बनाया था? आईपीस ने ना। तो आईपीस का जो इमेज होगा, वो आईपीस से लेकर इमेज तक का फासला इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। और इसको मैंने क्यूई क्यों लिखा? क्योंकि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस है, इसलिए इसको क्यूई लिखा। क्यूओ तो ये है ना, क्योंकि ये इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाया था, जो आईपीस बनाएगा उसको क्यूई से डिनोट करेंगे। आगे सुने, अब इसके फॉर्मूले देखते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, क्या क्या फॉर्मूले होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे सुने अब इसके सारे फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं। पहला फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन का जो होता है, वो होता है एमओ इंटू एम ई। यहां पर एमओ किसको कहते हैं? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। एम ई किसको कहते हैं? मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस को। जी बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है ना। वर्चुअल सेम साइड, इरेक्ट जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बन रहा है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा इमेज बन जाए। उल्टे से मुराद अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो ऐसा इमेज बनेगा, या ऑब्जेक्ट ऐसे है तो ऐसा इमेज बनेगा, तो इन्वर्टेड तो नहीं बन रहा। मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, तो मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है।
सही, यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे सुने जरा ये फॉर्मूला कैसे बना, आगे सुने ये फॉर्मूला कैसे बना। क्यू ई की वैल्यू क्या होती है बेटा, अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, आगे मत भागा करें, 1 मिनट रुकें। क्यू ई क्या है अभी सब बता रहा हूं मैं, 1 मिनट तो दें, मैं पहले ये फॉर्मूला समझा दूंगा, अभी सब बता रहा हूं। पहले ये फॉर्मूला समझें कि ये फॉर्मूला बना कैसे, शॉर्ट वे में समझा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। डायग्राम आपके सामने रे डायग्राम बनी हुई है, इस पूरी रे डायग्राम की मैं मैग्निफिकेशन लिख रहा हूं, इस पूरी रे डायग्राम की मैं मैग्निफिकेशन को शो कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। क्या इस पूरी रे डायग्राम की मैग्निफिकेशन मैं ये लिख सकता हूं, जी लिख सकता हूं। क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद नहीं है, एच आई ओवर एच ओ, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज, इमेज कौन सा बन रहा है, ये इंटरमीडिएट इमेज है, फाइनल इमेज ये बन रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये नहीं है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट वो है, तो मैग्निफिकेशन एक्चुअल ऑब्जेक्ट से देखी जाएगी, तो इसलिए मैंने एच आई ओवर एच ओ लिख दिया। यहां तक बात क्लियर है सबको, आगे सुनिए, आगे सुनिए। ये स्टेप समझ में आया, क्या ये स्टेप समझ में आया। मैंने ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया है जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ठीक है। अब जरा देखिए, क्या ये चीज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं बन गई, और ये चीज मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस नहीं बन गई। कैसे बनी अभी समझ में आ जाती है बात, इस फॉर्मूले को जहन में रखिएगा, एच आई ओवर एच ओ। अगर मैं ए डैश बी डैश की बात करूं, तो क्या ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल है। डिवाइड में क्या है, ए बी, क्या ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव, तो बन गई ना इतनी चीज एमओ के बराबर। जी आई ये बात समझ में, क्या ये बात समझ में आई। इस फॉर्मूले को देखें, एच आई ओवर एच ओ, एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, तो ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव, ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बन गया। ए डबल डैश बी डबल डैश ये है हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू आई पीस, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आई पीस, तो एच आई और एच ओ ये बन गई मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो इस तरह बनता है ये पैरा फॉर्मूला एमओ इंटू एम ई। सही है, क्लियर है। 2304, थैंक यू बेटा। ये मैंने शॉर्ट वे में आपको समझा दिया, एमओ इंटू एम ई पहला फॉर्मूला। अगर कॉपी कर लिया हो तो फिर हम आगे दूसरे फॉर्मूले देखते हैं क्या बने, तो हम आगे दूसरे फॉर्मूले देखते हैं। जल्दी से बेटा जरा कॉपी कर लें, और अगर कर लिया हो तो फिर मैं आगे के दूसरे फॉर्मूले बताऊं। टू 2529 बेटा, फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम ये होती है कि वहां 7 नंबर 8 नंबर का टॉपिक आता है, तो उसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है, इसलिए। चलें आगे देखिए, आगे फॉर्मूले और क्या बन रहे हैं, अब समझ में आनी चाहिए आप लोगों के बाद जो आगे के फॉर्मूले में लिख रहा हूं।
क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? क्या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने Q ओवर P पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बात करूं तो मैं इसको QO ओवर PO लिख सकता हूं। तो यही लिखा है मैंने, QO ओवर PO। इसको मैंने 1 प्लस डी ओवर एफ क्यों लिखा? मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। आईपीस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जी बेटा बिल्कुल, आईपीस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हमने मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये पढ़ा था या नहीं? पढ़ा चुका हूं ना मैं मैग्नीफाइंग ग्लास भी। तो मैग्नीफाइंग ग्लास हम पढ़ चुके हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास का फॉर्मूला हमने 1 प्लस डी ओवर एफ पढ़ा था। तो अगर आईपीस की है तो 1 प्लस डी ओवर एफ ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि आईपीस की फोकल लेंथ लेंगे। तो बन गया ये फॉर्मूला। अब आइए और देखते हैं दो फॉर्मूले। अब दो फॉर्मूले और समझते हैं जो कि समझ में आप लोगों को आने चाहिए। देखिए क्या, जी बेटा क्या ये दो फॉर्मूले समझ में आए? लीनियर मैग्निफिकेशन का टॉपिक याद आया? लीनियर मैग्निफिकेशन में हमने Q ओवर P पढ़ा था, और मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था उसका। जब हम P की जगह P का फॉर्मूला पुट करें या Q की जगह Q का फॉर्मूला पुट करें, जब Q की जगह Q का फॉर्मूला पुट किया था तो F ओवर P माइनस F बना था फॉर्मूला, देख सकते हैं आप पीछे लेक्चर में। और लीनियर मैग्निफिकेशन में जब P की जगह P का फॉर्मूला पुट करा था तो Q माइनस F ओवर F लिखा था, याद आया? जी, एक में Q की वैल्यू और एक में P की वैल्यू पुट करी। तो देखें Q अपॉन P तो ये रहा, तो अगर इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो FO ओवर PO माइनस FO लिखूंगा, और अगर इसको मैं लिखूंगा तो QO माइनस FO ओवर FO लिखूंगा। क्यों बनाए ये फॉर्मूले? ताकि अगर हमारे पास दो फोकल लेंथ गिवन हो, ऑब्जेक्टिव और आईपीस की, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव गिवन हो, डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगाएंगे, आंसर आएगा। ये शॉर्टकट आप नहीं पढ़ते फर्स्ट ईयर में। और अगर हमें FO और FE की वैल्यू गिवन हो और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव गिवन हो, डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगाएंगे, आंसर आएगा। तो क्लियर है ना ये दोनों शॉर्टकट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? सही। अब आखिरी फॉर्मूला जो कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है, आप फर्स्ट ईयर में भी ड्राइव करते थे, लेकिन आपने उसको कभी न्यूमेरिकल में यूज नहीं करा। सही, कभी आपने उसको न्यूमेरिकल में यूज नहीं करा। और वो कौन सा फॉर्मूला होता है जो कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो हमें भी पढ़ना जरूर है, पता होना चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल हम भी इससे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्रोक्सीमेशन से बनता है। ये रहा, L ओवर FO 1 प्लस D ओवर FE। बेटा फर्स्ट ईयर में थ्योरी के लिहाज से पढ़ाया जाता है, लेकिन बता देना चाहिए क्योंकि ये बन सकते हैं फॉर्मूले फर्स्ट ईयर में भी। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं फर्स्ट ईयर पढ़ाता हूं तो फिर मैं ये चीजें बता देता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूले आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में भी। ये कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं है आप कहें कि अजीब से नए फॉर्मूले आ गए। ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये फॉर्मूला इससे बनता है, ये फॉर्मूला इससे बनता है अप्रोक्सीमेशन से। अब गौर से सुनिएगा मेरी बात, बहुत गौर से सुनिएगा। मैंने स्टार्टिंग में क्लास के बताया, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं? क्लोज टू प्रिंसिपल फोकस। बताई थी ये बात, बताई थी मैंने ये बात कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते हैं? क्लोज टू प्रिंसिपल फोकस। तो हम क्लोज टू प्रिंसिपल फोकस प्लेस करते हैं, इसलिए और हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कहलाएगा।
तो अगर ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस प्लेस है तो हम इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं। वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस प्लेस है तो प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का फासला फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। तो इसीलिए हम अप्रोक्सीमेटली पीओ को एफओ के बराबर लिख देते हैं। तो देखें मैंने पीओ की जगह क्या लिख दिया, एफओ लिख दिया। ये अप्रोक्सीमेशन है, यूज नहीं करेंगे हम इसको भी, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? सिर्फ एक रिलेशन समझाने के लिए। क्या रिलेशन समझाने के लिए? कि मैग्निफिकेशन का फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से क्या रिलेशन होता है। मैग्निफिकेशन का फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से क्या रिलेशन होता है, बेसिकली इस रिलेशन को समझाने के लिए उन्होंने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इस फॉर्मूले को बनाकर ये समझाया है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव जितनी कम होगी उतनी ज्यादा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन होगी। तो इसको हम न्यूमेरिकल में हम भी यूज नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा, सही है। तो ये चार ही, लेकिन पता जरूर होना चाहिए ये फॉर्मूला, क्योंकि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो पीओ को अप्रोक्सीमेटली हमने एफओ ले लिया, सही है। अब क्यूओ को हमने कैपिटल एल के बराबर क्यों लिया, इसको भी सुन लीजिए। क्यूओ को हमने कैपिटल एल के बराबर क्यों लिया, इसको भी सुन लीजिए। ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाता है वो मैंने क्या बताया था, कहां बनाता है? वेरी क्लोज टू आईपीस या विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, बताई थी ये बात। वेरी क्लोज टू आईपीस या विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये जो इमेज बनता है ए डैश बी डैश, वो वेरी क्लोज टू द आईपीस बनता है। तो वेरी क्लोज टू द आईपीस का मतलब ये जो पीई है ये बहुत ही कम होता है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये जो पीई होता है ये बहुत ही कम होता है, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं पीई को नेग्लेक्ट कर दूं तो लेंथ किसके बराबर हो गई? क्यूओ के बराबर। इसलिए हम क्यूओ को लेंथ के बराबर लिख देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात अब समझ में आई? जी जी, ये भी अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, क्योंकि ये इमेज वेरी क्लोज टू द आईपीस बनता है। तो वेरी क्लोज टू द आईपीस का मतलब पीई को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। जब पीई को नेग्लेक्ट किया तो लेंथ किसके बराबर हो गई? क्यूओ के बराबर हो गई अप्रोक्स। एफओ वाली बात रिपीट कर दें, मैं लिख देता हूं यहां पे, देखिए। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का फासला फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। ये बात सभी को पता है, हम पढ़ चुके हैं फोकल लेंथ की डेफिनेशन। तो प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का फासला फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया। हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कहां करा था? वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस। तो अगर वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल फोकस है तो इसका मतलब पीओ और एफओ अप्रोक्सीमेटली बराबर हो गए, इसलिए हमने पीओ को एफओ के बराबर लिखा। हो गई बेटा क्लियर यहां तक बात? जी जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से स्टार्ट लिया, क्लियर है यहां तक बात? चलें, तो ये 5 फॉर्मूले हैं जिसमें से 4 हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, लेकिन ये पता जरूर होना चाहिए। अब एक आखिरी बात जल्दी से सुन लें। आज सिर्फ एक ही टॉपिक हो पाया, हालांकि मैं सोच के आया था कि मैं आप लोगों को कुछ आगे भी पढ़ा दूंगा। खैर, थोड़ा सा हो सकता है मैं आगे पढ़ाऊं अभी। टू फाइव मैं अभी बता देता हूं बेटा, 1 मिनट। चलें आगे सुने जरा। याद रखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के न्यूमेरिकल्स में अगर QE की वैल्यू गिवन ना हो, यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस गिवन ना हो, तो अंडरस्टूड है आप इसकी वैल्यू को क्या लेंगे? 25 सेंटीमीटर लेंगे, या मिलीमीटर में वैल्यूज हैं तो 250 मिलीमीटर लेंगे, और माइनस में। क्यों? क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास है, और मैग्नीफाइंग ग्लास हमेशा कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज में हम Q को नेगेटिव लेते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास में हमने पढ़ा था कि मैग्नीफाइंग ग्लास इमेज कहां बनाता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाता है। इसलिए अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में
सही। अगर आपके पास न्यूमेरिकल में आईपीस की वैल्यू गिवन ना हो, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस गिवन ना हो, तो ये अंडरस्टूड है कि आईपीस जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो इमेज हमेशा कहां बनाएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाएगा, और हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, तो लिहाजा माइनस का 25 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है। हाँ, इसमें कहीं यूज नहीं हो रहा, लेकिन आगे अभी आपके पास हो सकता है कोई एक आध न्यूमेरिकल ऐसा आए जिसमें हमें जरूरत पड़े किसी चीज को निकालने की, तो इसलिए इस चीज को जहन में रखिएगा कि अगर गिवन ना भी हो तो ये अंडरस्टूड है कि क्यूई की वैल्यू को हमें क्या लेना है, -25 सेंटीमीटर या माइनस का 250 मीटर लेना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर मैग्नीफाइंग ग्लास में भी नेगेटिव लेंगे, क्यों? मैग्नीफाइंग ग्लास में क्यों नेगेटिव? मैग्नीफाइंग ग्लास के फॉर्मूले में क्यों आता ही नहीं है, 1+d/f आता है, तो वहां d डिस्टेंस है, d लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, जबकि यहां क्यों नेगेटिव? वो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नेचर नहीं बताएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सिर्फ डिस्टेंस है, तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन यहां क्यू क्या है, इमेज डिस्टेंस है, डिस्टेंस, लेकिन क्यू क्या बता रहा होता है, नेचर को भी बताता है। तो वर्चुअल की वजह से हम क्यू को पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं। अगर रियल इमेज होता है तो क्यू को पॉजिटिव लेते हैं, वर्चुअल इमेज होता है तो क्यू को नेगेटिव लेते हैं। लेकिन डी सिर्फ और सिर्फ क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, तो उसको कभी भी नेगेटिव नहीं लेते। क्या ये बात क्लियर है? क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, मुझसे अभी किसी ने ये पूछा, सर बुक के अंदर जो इमेज बना हुआ है वो तो पीछे बना हुआ है। अरे मेरे भाई, आप यहां बना दें, आप वहां बना दें, आप यहां बना दें, जहां मीट कर रही हो वहां बना दें। ये कोई रूल नहीं है कि वहां बुक में बना हुआ है तो वहीं पे बनाएंगे। सही है, यहां तक बात क्लियर है? जी जी, यहाँ क्यूई फॉर्मूले में नहीं आ रहा कहीं पे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि कहीं पे आपको कोई डेटा में अगर कोई चीज कम गिवन हो तो हमें उसको यूज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए कह रहा हूं जरा जहन में रखिएगा, ताकि जहन में हो बात कि इसको क्यों लेना है, कहाँ लेना है, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल आएगा कोई एक आध जिसमें आपको शायद इसको यूज करना पड़े, इसलिए बता रहा हूं कि पहले से पता होनी चाहिए बात। सही। सपोज के चले, मैं आपने पूछ ही लिया तो मैं बता दूं, सपोज कि आपको एफ की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको उन्होंने पीई गिवन दे दिया और क्यूई बता दिया, चले क्यूई भी नहीं बताया, पीई गिवन है। अब सुनिए गौर से, पीई गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव गिवन है, और क्यूओ गिवन है, क्यू ओ गिवन है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे? लाजमी सी बात है ना कि अब आपको एफ ई तो हर हालत में चाहिए हर फॉर्मूले में, तो एफ ई फिर आप कैसे निकालेंगे? पीई और क्यूई की मदद से एफ ई निकलेगा लेंस फॉर्मूले से। जब एफ ई निकलेगा तो सवाल हो जाएगा। अब समझ में आ गया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा सवाल नहीं दिया, मैं करवाऊंगा, लेकिन बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है ऐसी, तो जब वो करवाऊंगा ना तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। चलें जी, अब मैं मिटा रहा हूं इसको, थोड़ा सा टाइम बचा है। हैरानी की बात है कि आज सिर्फ एक टॉपिक हो पाया। थोड़ा टाइम है, मैं एक थोड़ी सी छोटी सी चीज और बताना चाह रहा हूं, तो पहले इसको सुन लीजिएगा।
डिफेक्ट्स ऑफ विजन या डिफेक्ट्स ऑफ आई? डिफेक्ट्स ऑफ विजन या डिफेक्ट्स ऑफ आई? थ्योरी का टॉपिक है तो इसको पॉइंट वाइज ही लिख लीजिएगा। शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? मायोपिया भी बोलते हैं। क्या है शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया? जिसमें पर्सन जो है करीब की चीजों को क्लियर देख सकता है, दूर की चीजों को क्लियर नहीं देख पाता, यानी कि उसकी दूर की नजर कमजोर होती है। शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें पर्सन जो है वो करीब की चीजों को क्लियर देख सकता है, कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, दूर की चीजों को क्लियर नहीं देख पाता। क्या रीजन होता है? करीब की चीजों को क्लियर देख पाता है, दूर की चीजों को क्लियर नहीं देख पाता। उसकी वजह क्या होती है? सुन लीजिए। हमें वो इमेज क्लियर नजर आता है जो रेटिना पे बनता है। ये हमें वो इमेज क्लियर नजर आता है जो रेटिना पे बनता है, जबकि यहां पर शॉर्ट साइटेडनेस में होता क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम, अगर किसी को शॉर्ट साइटेडनेस है तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को वो इसीलिए नहीं देख पाता क्लियर, क्योंकि हमारी आई का लेंस जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो बिफोर रेटिना बना देता है। बिफोर रेटिना बना देता है। तो रीजन क्या बना कि इमेज कहां फॉर्म होता है? बिफोर रेटिना इमेज बन जाता है, जिसकी वजह से इमेज क्लियर नहीं आता नजर। जिसका रीजन क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारे आई का लेंस जो है वो मोर कन्वर्जिंग हो जाता है। हमारी आई का लेंस जो है वो मोर कन्वर्जिंग हो जाता है, यानी कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को करीब कन्वर्ज करा देता है रेटिना पर। या आप ये भी कहते हैं कि हमारी आईबॉल जो होती है वो इलोंगेटेड हो जाती है। तो मैं डेफिनेशन भी साथ साथ बता रहा हूं और रीजन भी बता रहा हूं। शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन, जिनकी दूर की नजर कमजोर होती है। शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको मायोपिया भी बोलते हैं। जो भी मायोपिया के पेशेंट्स हैं या जिनमें शॉर्ट साइटेडनेस है, वो करीब की चीजों को क्लियर देख सकते हैं, लेकिन वो दूर की चीजों को क्लियर नहीं देख पाते। अब उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि हमें सिर्फ वो इमेज क्लियर नजर आता है जो रेटिना पे फॉर्म होता है। लेकिन अगर किसी को मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस है तो हमारी आई का लेंस क्या कर रहा होता है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज बिफोर रेटिना फॉर्म कर देता है। अब जब वो बिफोर रेटिना फॉर्म करता है तो इमेज क्लियर नजर नहीं आता। बिफोर रेटिना क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि हमारी आई का लेंस जो होता है वो मोर कन्वर्जिंग हो जाता है। मोर कन्वर्जिंग का मतलब कि वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को करीब कन्वर्ज करा देता है। जब करीब कन्वर्ज कराता है तो रेटिना से पहले इमेज बन जाता है। तो या हम ये भी कह सकते हैं कि आई का लेंस मोर कन्वर्जिंग हो जाता है, या हमारी आई बॉल जो होती है वो उसका साइज थोड़ा सा इलोंगेटेड हो जाता है। टू थ्री डबल फोर अभी आगे पढ़ाऊंगा ना तो फिर बात और क्लियर होगी। अभी फिलहाल जो ये चीज बता रहा हूं अभी समझ में आती है बात। आगे पढ़ाऊंगा ना तो फिर और बात, वो बात क्लियर होगी जो आपने सवाल पूछा है।
अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं, मुझे नहीं पता, वैसे तो बताना चाहिए। आप लोगों को फर्स्ट ईयर में आपके फिजिक्स की टीचर ने ये बात बताई होगी कि शॉर्ट साइडेडनेस और लॉन्ग साइडेडनेस आपकी बुक में उल्टा लिखा हुआ है। आपकी बुक में मिस्टेक है, एक जगह सही लिखा हुआ है, एक जगह उल्टा लिखा हुआ है। जो डायग्राम के साथ बराबर में छोटी सी एक्सप्लेनेशन है वो सही लिखी हुई है, बाकी पूरी जो आगे एक्सप्लेनेशन है वो उल्टी लिखी हुई है। तो ये बात आपको आपके सर ने बताई होगी फर्स्ट ईयर में भी, और अगर नहीं बताई तो अभी नोट कर लें। तो ये मत कहिएगा सर आप तो उल्टा पढ़ा रहे हैं, बुक में कुछ और लिखा हुआ है। नहीं नहीं, बुक फॉलो नहीं करनी, वो उल्टा लिखा हुआ है। तो जो असल चीज है वही फॉलो करनी है। इसी वजह से इस टॉपिक से अभी तक कोई सवाल नहीं आया है। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल होते हैं, यानी कि जिसमें उनकी अपनी मिस्टेक होती है, तो वो सवालात नहीं देते। इसीलिए इस टॉपिक से अभी तक कोई सवाल बना नहीं है, क्योंकि ये मिस्टेक उनकी है, बुक में गलत लिखा हुआ है। आप सही आंसर देखेंगे, सही है, बुक को भूल जाएं। जल्दी से जरा इसकी रेमेडी या रिमूवल बताइए, क्या होती है रेमेडी या रिमूवल। अगर किसी की दूर की नजर कमजोर है, तो उसके स्पेक्टिकल्स में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? बिल्कुल सही, कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं। क्यों? सिंपल सी बात है, हमारी आई का लेंस कॉन्वेक्स होता है, तो अगर हम कॉन्वेक्स लगा देंगे तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है। ये बात हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ी थी। तो अगर यहां पर कॉन्वेक्स लग गया तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मजीद कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, तो इस इमेज को और करीब कर देगा। जबकि हमें इस इमेज को रेटिना पे लेकर जाना है, डाइवर्ज करवाना है, लिहाजा हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो इसकी रेमेडी या रिमूवल के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? कॉनकेव लेंस, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस, या आप ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव पावर वाला लेंस यूज होता है, क्योंकि कॉनकेव की पावर क्या होगी? नेगेटिव होगी ना। क्या यहां तक बात क्लियर है? जी बच्चों, यहां तक बात क्लियर है? इस टॉपिक को कंप्लीट करा दूं? जल्दी से जरा लॉन्ग साइडेडनेस भी सुन लें। लॉन्ग साइटेडनेस, वैसे ही उल्टा कर लेंगे। लॉन्ग साइटेडनेस जिसको क्या बोलते हैं? हाइप्रोपिया भी बोलते हैं या हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं या हाइप्रोपिया भी बोलते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब दूर की चीजों को क्लियर देख सकते हैं, कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। करीब की चीजों को नहीं देख पाते, यानी कि जिनकी करीब की नजर कमजोर होती है, वो बेसिकली लॉन्ग साइटेडनेस होती है। अब लॉन्ग साइटेडनेस में क्या वजह होती है? हमारी आई का लेंस करीब वाले ऑब्जेक्ट को का इमेज कहां बना देता है? बियॉन्ड रेटिना बना देता है। कहां बना देता है? इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना या बियॉन्ड रेटिना, जो लिखना चाहें। आफ्टर रेटिना या बियॉन्ड रेटिना।
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी आई का लेंस होता है वो लेस कन्वर्जिंग हो जाता है। लेस कन्वर्जिंग होने की वजह से इसलिए वो इमेज को कहां बना देता है, बियॉन्ड रेटिना बना देता है। और आई बॉल को आप ये कह सकते हैं कि हमारे आई बॉल का साइज जो होता है वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो बियॉन्ड रेटिना फॉर्म होता है। अब जब इमेज बियॉन्ड रेटिना फॉर्म हो रहा है, अब जब इमेज बियॉन्ड रेटिना फॉर्म हो रहा है तो हमें इसको कहां लाना है, रेटिना पे लाना है, क्योंकि हमें वही इमेज नजर आता है क्लियर जो रेटिना पे बन रहा होता है। तो अगर इस इमेज को करीब लाना है तो करीब लाने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। इसलिए किसी की अगर करीब की नजर कमजोर होती है तो उसके स्पेक्टिकल में जो लेंस यूज होता है वो पॉजिटिव पावर वाला होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। लिहाजा इसकी रेमेडी या रिमूवल के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, ताकि ये इमेज आकर कहां बने, रेटिना पे बने। ये बात आप लोग शायद बायो में भी पढ़ रहे होते हैं। आई तो आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ना बायो में शायद। अच्छा, बायोलॉजी अंधी है, बायो में आई नहीं है। अच्छा, बहरी भी है, कान भी नहीं है, सही है। चलें जी, 9 वाली बायोलॉजी सही है। अच्छा जी चलें जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये आपके पास हो गया लॉन्ग साइडनेस। लॉन्ग साइडनेस का मतलब इमेज बियॉन्ड रेटिना बनता है, तो इसको हमें रेटिना पे लाना है, लिहाजा इसकी रेमेडी या रिमूवल के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, और वो क्या टास्क है, मैंने इसकी वर्कशीट जो है, अभी टॉपिक रहता है एक दो और, लेकिन मैंने इसकी वर्कशीट जो है वो अपलोड कर दी है। अब आप लोगों का काम क्या है कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसकी वर्कशीट को सॉल्व करके रखेंगे। सही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। चैप्टर 6 की